शुरू करें। सभी को नमस्कार और एबीवीपी रायबरेली को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म को दिया और ऐसा एक विषय दिया जो वास्तव में आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारा गर्भित है और जिस विषय पर निश्चित रूप से चिंतन करने की और मनन करने की बहुत आवश्यकता है। युवा, पहली बात तो हम आपसे यही बात करना चाहेंगे, एक चर्चा करना चाहेंगे कि युवा कहते किसको हैं। अगर आप इसके शब्दों को ही तोड़कर देखें तो यू आ मतलब आप आइए। कहाँ आइए? आप आइए और समाज के जो मुख्य कार्य हैं, समाज का जो मुख्य क्षेत्र है वहाँ पर आइए, अपनी सहभागिता दिखाइए और जिससे कि देश जो है वो एक नई दिशा की ओर जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जो हमारी वर्तमान सरकार है, आज के जो हमारे वर्तमान परिदृश्य हैं, उसके अनुसार में युवा ही है जो हमारी देश को नैया को आगे लेके जाएगा, जो खेवनहार बनेगा। युवा आज थोड़ा सा आशंकित है, सशंकित है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से सशंकित होना उनका लाजमी है, क्योंकि कई बिंदु ऐसे हैं जिनको चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। एक शिक्षक होने के नाते, एक सामाजिक चिंतक होने के नाते ये हम सबका नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम अपने युवाओं को उस ओर ले जाएं जिस ओर वास्तव में उन युवाओं को ले जाने की आवश्यकता है। क्योंकि युवा हमारा सक्षम है, उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़े से मार्गदर्शन की कमी है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा, हमारे जो युवा हैं वो थोड़े से परेशान हैं। जैसे कि थोड़ा सा ही उदाहरण दे दिया जाए कि जैसे कोरोना जैसी एक भयावह एपिडेमिक जो पैंडमिक है, जो पूरे विश्व में एक समस्या बनी हुई है, इससे कहीं ना कहीं अगर कोई वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वह वर्ग है हमारा युवा वर्ग। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वह युवा वर्ग, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है युवा वर्ग। और उस युवा वर्ग को प्रभावित होने का कारण यह है कि सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स, सबसे ज़्यादा मैन पावर जो है वो हमारा युवा वर्ग है। आज हम विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ रह रहे हैं। हमारा देश, जहाँ की 54% से ज़्यादा जो युवा हैं वो कार्यशील जनसंख्या है, जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है उसमें जो 54% से ऊपर हमारे युवाओं की सहभागिता है। हमारा युवा निश्चित रूप से हर तरह से सक्षम है, हर तरह से वो कैपेबल है, वो चीज़ों को समझने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए। लेकिन हमारे युवा को एक ड्राइवर की आवश्यकता है, एक अच्छे कुशल ड्राइवर की आवश्यकता है। बाकी पूरी सजी हुई गाड़ी है, वाहन है उसका, और उसके बाद उस वाहन के तहत वो आगे अपनी गाड़ी को ले जा सकता है। कोरोना काल के बाद कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से बहुत से हमारे युवा जो हैं सशंकित हैं, आशंकित हैं, और वह सोच रहे हैं कि अब आगे का हमारा भारत क्या होगा, आगे हमारा भविष्य क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। शिक्षण क्षेत्र से लेकर और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में उनके मन में एक अवसाद है, उनके मन में एक असंतुष्टि है और उनके मन में एक विचार जरूर चल रहा है कि अब इसके बाद का हमारा जीवन कैसा होगा, हम युवा कैसे समाज में अपनी सहभागिता दे पाएंगे, क्या हम अपने रोजगार के क्षेत्र में, हम अपने सामाजिक क्षेत्र में, हम अपने पारिवारिक क्षेत्र में, क्या हम अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर पाएंगे। यह बहुत बड़ा विषय आज के समय में बना हुआ है और निश्चित रूप से बने भी क्यों नहीं, क्योंकि हर जगह अगर आप हर क्षेत्र में देखेंगे तो चाहे वो हमारा इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, निश्चित रूप से युवाओं ने जो अपनी सहभागिता दिखाई है, युवाओं ने जो अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है और उसकी वजह से जो वहाँ पर नए जो विचार आए हैं, जो नई स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, वो हमारे आप जैसे युवाओं की वजह से ही उत्पन्न हुई हैं। युवा धुरी है, केंद्र है, और हमारे भारत जैसे जहाँ पे हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर युवाओं का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, अहम भूमिका हो जाती है हम जैसे युवाओं की। लेकिन मित्रों, मैं कहूँगा कि हमारे जैसे या आप जैसे लोग जो हैं, जो निश्चित रूप से कुछ भी युवाओं को थोड़ा दे सकते हैं, उनको देने का प्रयास करिए। अगर कोई भी युवा थोड़ा परेशान दिखता है तो उसको उस दिशा में ले जाने का प्रयास करिए जहाँ पर वह अपनी ऊर्जा को अवश्य बिल्कुल से पूरी कर पाए। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, हमारे बीच की एक बहन है आरोही पंडित, उन्होंने अटलांटिक को, विश्व की पहली ऐसी महिला पायलट है जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार कर दिया है। उम्र केवल 23 वर्ष की, बिल्कुल युवा, उम्र केवल 23 वर्ष की, अटलांटिक महासागर जैसे महासागर को उन्होंने, विश्व की पहली पायलट बनी है महिला,
तो हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं और हमारे जो युवा साथी हैं, सब अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, हम एक ऐसे भारत का सृजन करेंगे जहां पर निश्चित रूप से हम सब के लिए ऐसे अवसर होंगे कि हमारा आगे जो आने वाला समाज है वो हमें धन्यवाद जरूर देगा कि हमारे पूर्वज, हमारे पीछे के लोग हमारे लिए जो निधि और जो छोड़ कर गए थे, निश्चित रूप से उसमें हमारे लिए सर्वाइवल बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं सामाजिक संतुलन बिगड़ा, कहीं ना कहीं प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा, तभी हमारे सामने इतनी भयावह स्थिति आई। एक साथ कोरोना जैसी समस्या आई, एक साथ प्राकृतिक समस्याएं आई, सामुद्रिक तूफानों से हमें सामना करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं एक संतुलन बिगड़ा प्रकृति का, और प्रकृति का जब संतुलन एक अधिकतम बिंदु तक बिगड़ता है, अधिकतम बिंदु में जब वो चला जाता है, तो प्रकृति के अंदर इतनी अपूर्व क्षमता होती है कि वह अपने संतुलन को स्वयं बना लेती है। गंगा, जिसमें हमारे कई वर्ग विशेष हैं, कई जगह हैं जहां पर गंगा जैसी पवित्र नदी को गंदा करने का एक प्रयास भी चल रहा है और गंदा किया जा रहा है, लेकिन गंगा जैसी नदी के अंदर ऐसी क्षमताएं हैं जो निश्चित रूप से अपने को फिल्टर कर लेती है। और आज भी हमारी गंगा जैसी जो नदी है, गंगा जैसी जो पवित्र नदी है, जिसको मतलब कि सुरसरी कहा गया है, जिसको ये कहा गया कि जीवनदायिनी है, उस नदी ने अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया है कि आज हमारे साथ वो सब चल रहा है। और हम उस वैसे ही हमारा युवा है, अगर वह चलता रहेगा, चलायमान रहेगा, गतिमान रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा युवा जो है, लेकिन आवश्यकता है उसको मार्गदर्शन देने की। अब थोड़ा सा हम अपने इतिहास के पुराने पन्ने में भी जाते हैं कि हमने अपने इतिहास का क्या गलत व्याख्यान ही कर दिया है? क्या हमने अपने इतिहास को ही गलत कर दिया है? इतिहास को सही बताया ही नहीं गया है। हमारे यहाँ जो आक्रांता आए, जो बाहर से आक्रमणकारी आए, उनको महान बता दिया गया, तो हमारे युवा तो उनको ही महान समझेंगे। किताबों में पढ़ा दिया गया, किताबों में रख दिया गया कि भाई साहब वो तो अकबर महान था, ये महान थे। लेकिन वास्तव में आज जो हमारी ये अच्छी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जहां पर हम खुले वातावरण में और खुली जगह पर सांस ले सकते हैं, क्या उन लोगों के बारे में कभी चर्चाएं विस्तृत रूप से की गई हैं कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं? क्या कोई महाराणा प्रताप की चर्चा करता है, जिनके सामने अकबर जैसे जो अताताई थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप अगर शांत हो जाइए और आप हमारे हिसाब से चलिए तो आपको मैं आधा भारत देने को तैयार हूँ। लेकिन वो वीर योद्धा निश्चित रूप से जो 2.5 पौने 3 कुंटल लोहे का पूरा परिवेश धारण करके और चेतक जैसे घोड़े पर सवार होकर उसने निश्चित रूप से जो अपने वीरता और शौर्यता का परिचय दिया, आज उस पर हमें गर्व करने की आवश्यकता है। लेकिन इतिहास में उसे धूमिल कर दिया गया। हमारे युवाओं को सही इतिहास ही नहीं बताया जा रहा है। हमारे आज़ादी का जो आंदोलन था, वहाँ पर क्या भगत सिंह की भूमिका रही, क्या चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका रही, क्या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की क्या भूमिका रही, अशफाक उल्लाह खान जी की क्या भूमिका रही, और क्या हमारे नेताजी सुभाष चंद्र की भूमिका रही? इस चीज़ को तो भुला ही दिया गया। 23 वर्ष की उम्र में शहीद भगत सिंह जी फांसी पे झूल गए, और जब वो बचपन में थे, अपने यौवन काल में थे, और उनके अंदर इतनी ज़्यादा जिज्ञासा थी अपने देश के लिए, अपने एक अच्छे देश को देखने की जिज्ञासा थी, स्वतंत्र देश को देखने की जिज्ञासा थी। जब बहुत अल्प काल में ही थे तो उनसे पूछा गया, उनके पिता ने पूछा कि बच्चा तुम खेत में क्या कर रहे हो, बेटा तुम खेत में क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं गोलियां बो रहा हूं खेत के अंदर, जिससे कि मैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों जैसे आताताइयों का सामना कर सकूं। तो आप समझ सकते हैं 7 से 8 वर्ष का वो बालक, उसके अंदर क्या जिज्ञासा रही होगी। और एक समय ऐसा आया था जब भारतवर्ष में भगत सिंह जैसा युवा, उसकी इतनी ज़्यादा स्वीकार्यता हो गई थी, समाज ने उसको ऐसे स्वीकार कर लिया था कि निश्चित रूप से सबको लग रहा था कि ऐसा समाज का निर्माण होगा और हम लोग बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। मंगल पांडे जी जब निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश वालों के खिलाफ में बोलना ही बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन चलाने की चेष्टा की मंगल पांडे जी ने। तो ये किसकी वजह से हुआ? जो युवाओं की वजह से हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश में गए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, वहाँ पर रास बिहारी बोस जी के साथ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं है कि मैं जीवित रहूं कि ना रहूं, लेकिन मुझे ये जरूर अपनी सेना को देख के, उनके अदम्य शौर्य एवं साहस को देख के उनके मन में ये विचार आया कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी ये सेना रहे ना रहे, लेकिन इनकी जो कर्मठता है और जो संदेश ये आगे तक जाएगा, निश्चित रूप से मेरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत बड़ी धुरी साबित होगा। तो मैं एक यही बिंदु कहना चाहूँगा कि हम आप युवाओं को
कैसा समाज देना चाहते हैं, हम युवाओं को किस दिशा में लेना चाहते हैं। क्या हम उनके अंदर नैतिक मूल्यों का संवर्धन कर रहे हैं? क्या हमारा बच्चा अगर विद्यालय जा रहा है तो हम विद्यालय में अंकों की जो अंधी दौड़ है उसको देखने की बजाय बच्चों के नैतिक मूल्यों को देखने का प्रयास कर रहे हैं? हमारे रायबरेली में ही परिक्षेत्र में ही कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर यूपी बोर्ड के मेरिट होल्डर पैदा होते थे, और मुझे लगता है आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर आईएएस पीसीएस कहीं से हुए होंगे तो हमारे गोपाल जैसे विद्यालयों से हुए हैं। और हमारे ही संस्कार और हमारे भारतीय के ही संस्कारों को विद्यालय हैं जो हमारी परिपाटी के विद्यालय हैं, वहाँ से ही आज उच्च सेवाओं से लेकर और जितनी भी सेवाएं हैं जहाँ पे हमारे ही साथ के कुछ भाई बांधव लोग बैठे हुए हैं, और वो इस समाज को दिशा देने का और प्रशासन और शासन को चलाने में महती भूमिका निभा रहे हैं। तो युवाओं के जो क्षमता है उसको कम आंकना कहीं ना कहीं, अगर हम कम आंकेंगे तो उनके साथ एक बेमानी सी एक ठगा सा होगा। और मैं युवाओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब आपका समय है, जब आपके अंदर क्षमता है, आप उस क्षमता को सही दिशा में लगकर और देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। क्योंकि राहुल शंकरात्यायन जी ने कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी अगर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। क्योंकि यह जो आपके अंदर ये उम्र है, जो आप 25 से 40 वर्ष के जो मुख्य युवा हैं, जो कार्यशील जनसंख्या का मुख्य हिस्सा हैं, अगर यह युवा निश्चित रूप से एकत्र हो जाएगा, एक दिशा में चलेगा और इसमें से सब संगठित होकर चलेंगे, तो एक ऐसे भारत के निर्माण होगा जिस तरह के भारत के निर्माण की कल्पना हमारे कलाम जी ने की थी, जिस तरह के भारत के निर्माण की कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस तरह के भारत के निर्माण हमारा निश्चित रूप से होगा। और दिनकर जी ने भी कहा था, प्रतिरोध न करता जो यौवन अन्यायों का, जिस लाल खून में नहीं आग की गर्मी है, जिन सांसों में है लपटों जैसी महक नहीं, वो जिंदगी जिंदगी नहीं बड़ी बेशर्मी है। दिनकर जी ने भी कहा था, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग ही समाज को दिशा देने का काम करेगा। लेकिन वो समाज को दिशा कैसे देगा? हमारी आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे आपके बीच के हमारे अभिभावकों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। हम उनको किस दिशा में दे रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या हम उन्हें अंकों की अंधी दौड़ में ले जा रहे हैं कि हम उनके अंदर नैतिक मूल्यों का संवर्धन कर रहे हैं? बिना नैतिक मूल्यों के कहीं से भी युवाओं का समुचित विकास नहीं हो सकता है। आज कोरोना जैसे काल में वही परिस्थितियां लौट के आ गई हैं जो हमारे पूर्वज कहते थे। हमारे पूर्वज कहते थे कि जब हमारे घर में कोई आगंतुक आता है तो पहले उसे हस्त प्रक्षालन करवाइए, पाद प्रक्षालन करवाइए, उसके पश्चात ही गृह प्रवेश होगा उसका, वो घर के अंदर आएगा। आज क्या हुआ? कोरोना काल में वही स्थितियाँ फिर लौट के आ गई। पहले कहा गया कि चरण पादुकाएँ आप बाहर उतार के आइए, आज कोरोना काल में क्या हो गया? वही सब चीज़ें हो गई। अब क्या हुआ? सैनिटाइजर का दौर आ गया, ये सब चीज़ों का दौर आ गया। उस समय क्या होता था कि आप हाथ को स्वच्छ पानी से कर लीजिए, उसके पश्चात आप अपने आप घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति एक बिंदु के बाद, एक अधिकतम बिंदु के बाद चीज़ें रिसाइकिल होती हैं, उसका एक चक्र चलता है, और चक्र चलने के पश्चात वह स्थितियाँ पुनः स्थिति की ओर चली जाती हैं। आज युवा कहीं से सशंकित ना हो, कहीं से भयभीत ना हो, और लोगों के किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। आपके पास असीम संभावनाएं हैं, आपके पास असीम विकल्प हैं। अपने आसपास के क्षेत्रों में ही अगर आप देखिए तो इतने विकल्प हैं आपके पास जिन विकल्पों को आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपके अंदर कर्मठता है, लगनशीलता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सबसे बढ़िया मंत्रालय की तरफ से है कि स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि आज भी ये कहा गया है कि जो डेवलप्ड नेशन हैं वहाँ पर जितने भी वर्किंग क्लास हैं उसमें 60% से ज़्यादा स्किल्ड हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट है वो आज भी बहुत निम्नतम बिंदु पर है। यहाँ पे 4 से 5% ऐसे लोग हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग को पूर्णतया पूर्ण करके तब वह नौकरी और कर रहे हैं। तो आज भी हमारे यहाँ स्किल ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि स्किल के साथ साथ आप मल्टी डायमेंशनल भी सोच सकते हैं। अगर आप सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को भी देखें, कोरोना काल के बाद की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, आप अपने आसपास ऐसे रोजगार का सृजन कर सकते हैं जो रोजगार निश्चित रूप से हमारे लिए लाभप्रद हैं और हमारे लिए हितकारी हैं, और घर पर रह के ही हम अपने परिवार के साथ रहकर ही अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम एक अच्छा जीविकोपार्जन कर सकते हैं, एक रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। और जब आप ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से एक उद्योग को बढ़ावा देने का मतलब है कि आप 20 परिवारों को भरण पोषण करने का काम कर रहे हैं। जब समाज में किसी भी एक युवा को नौकरी मिलती है तो उससे जुड़े हुए 8 से 10 लोग उस चीज़ से लाभान्वित होते हैं।
तो हमें आवश्यकता है कि हम युवाओं को रोजगार सृजन की ओर ले जाएं, उनको देश निर्माण की ओर ले जाएं, उनको पथभ्रमित ना होने दें हमारे आसपास, क्योंकि कहा गया है कि आप सुधरेंगे जग सुधरेगा। अगर हम अपने परिवार, अपने समाज और अपने आसपास के वातावरण को ही सही कर लिए, उसी को अगर हमने सुधारने का प्रयास कर लिया, तो निश्चित रूप से हम जिस लक्ष्य को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं, वह लक्ष्य हमारा अवश्य पूरा होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी जो कार्यशैली रही है, जो उनका कार्य करने का तरीका है, आज हम विश्व पटल पर हम युवाओं को गर्व करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया है। और जहाँ पर भी अगर विदेशों में जाइए, जहाँ पे है विदेश नीति को जितना उन्होंने कुशाग्रता के साथ उसको बनाया है, निश्चित रूप से उसकी सराहना करनी चाहिए, भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि अगर विदेश नीति, क्योंकि कहा गया पुराने समय में कि अगर आपके घर की चहर दीवारी मजबूत नहीं है तो आप घर के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। चहर दीवारी मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो हमारे माननीय अटल बिहारी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने भारतवर्ष को बाहर से मजबूत करने का प्रयास किया है। और आज इसी वजह से कई ऐसे देश हैं जिनको आज हमारा विकास अखर रहा है, हमारा विकास अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे देश का जो युवा है वो संगठित होकर एक दिशा चल रहा है, एक दिशा की ओर जा रहा है। इसी वजह से आज विश्व के कुछ ऐसे सो कॉल्ड देश हैं जो अपने आप को महाशक्ति बनाने की अंधी दौड़ में हम लोगों को ऐसी बीमारियां तक दे दिए हैं कि हम लोग आपस में अपने ही भाई बंधुओं को शक की निगाह से देखने लगे हैं, शंका की निगाह से देखने लगे हैं। लेकिन भाइयों, हमारे युवा साथियों, आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। जब हमने अंग्रेजों जैसे अताताइयों का और बाबर जैसे लोगों का सामना कर लिया है, जिनका काम ही केवल नरसंहार करना था, अंग्रेजों का केवल काम ही था हमारा शोषण करना, दमन करना, और हमारे सोमनाथ जैसे मंदिर को और हमारे यहाँ की जितनी संस्कृति थी और हमारे यहाँ का जितना धन संपदा थी उसको लूटने का ही केवल उद्देश्य था। जब हमने उस काल को अच्छे से निपटा लिया, उस काल को हमने अच्छे से देख लिया, तो ये सब स्थितियां हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको ऐसा भारत दिया है कि हम विश्व पटल पे जाकर अपने लिए गर्व कर सकते हैं। हम युवा होने के नाते, अगर युवा होने के नाते नरेंद्र मोदी जी, श्री स्वामी विवेकानंद जी ने जो विश्व पटल पे जो शिकागो के सम्मेलन में कहा था, आज भी हम उस पर गर्व करते हैं। और वो उस समय युवा थे, क्योंकि उनकी कुल आयु हुई 38 वर्ष की थी, कुल आयु 38 वर्ष की थी। और उनके अंदर ये था कि पहले अगर हम अपनी आदतें सुधारेंगे, हम अपने अंदर विकास करेंगे, हम अपने अंदर अच्छे चीज़ों को आने देंगे, तो निश्चित रूप से समाज सुधरेगा। एक बार एक महिला उनके पास आती है, बोलती है, स्वामी जी हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, बहुत मिठाई खाता है, इसको क्या करना है? तो स्वामी जी ने कहा ऐसा करिए 2-3 दिन बाद आइए। फिर वो आती है, फिर स्वामी जी कहते हैं कि भाई आप ऐसा करिए 2-3 दिन बाद आइए, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर क्या? फिर बोले कि अच्छा आप चले जाइए। तो जब 4-5 बार वो महिला आई और उसके बाद फिर वो आई, तो उसके बाद उसने पूछा कि स्वामी जी ऐसा है, अगर आपको कोई उपचार नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है, तो ऐसा करिए, आप हमको परेशान मत करिए, बिल्कुल परेशान मत करिए, क्योंकि अगर आप हमें परेशान करेंगे तो हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल मत परेशान होइए, आज मैं आपका समाधान बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या समाधान है? बोले देखिए बहन जी, पहली बात तो ये कि मैं स्वयं गुड़ बहुत खाता था, और जब मैंने अपनी गुड़ खाने की आदत छोड़ी, तभी तो मैं किसी को समाज में दिशा दिखाने का काम कर रहा हूँ। आज अगर समाज में आप चारों तरफ आवरण देखेंगे, चारों तरफ का समाज देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान देने वाले लोग बहुत हैं, और वो ऐसा ज्ञान देंगे कि निश्चित रूप से आपको लगेगा कि नहीं, यही करता धरता है और समाज को यही व्यक्ति दिशा दे सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जो ऐसे समाज को दिशा देने का जो ठेका लेके घूम रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं, ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को पथभ्रमित कर रहे हैं। और युवाओं को भी यह चीज़ सोचना चाहिए कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, वो माँ कभी आपके लिए गलत नहीं हो सकती। वो पिता जिसने हर तरह की मौसम बेमौसम रहकर भी आपकी सेवा में अपनी निद्रा को भी त्याग दिया, अगर रात में आपने विलाप किया तो उस विलाप के समय में भी वो आपके साथ उठ बैठ के खड़ा रहा, वो माँ आपके साथ, उसने सारे अपने सुख सुविधाएँ छोड़ दी, तो वह माँ आपके लिए गलत कहाँ से हो सकती थी? इसीलिए कहा गया है कि परिवार प्राथमिक पाठशाला है और माँ बाप हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं। पहले इसीलिए कहा जाता था, जब गर्भ होता था और महिला गर्भवती होती थी और 6 महीने और 7 महीने का जब उसका गर्भ का काल हो जाता था, प्रसव, तो उस समय कहा जाता था कि अब गीता और रामायण की चांटिंग करवाइए, मतलब गीता और रामायण का घर में पाठ करवाइए। उस महिला से कहा जाता था कि आप गीता और रामायण का पाठ करिए। तो जब वह महिला गीता रामायण का पाठ करती थी, तो निश्चित रूप से यह ऐसे ग्रंथ है हमारे भारतवर्ष पे जिसको हम सबको गर्व है।
स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी पर भी हमें गर्व है, और हमें सब पर गर्व है, वाल्मीकि जी पर भी गर्व है कि जिन्होंने हमें ऐसा ग्रंथ दिया जिसको आज भी हम लोग अगर 24 घंटे उस चीज़ को अगर हम गाते हैं, उसको कहते हैं, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि निश्चित रूप से क्या मतलब ग्रंथ हमें ये दिए गए हैं। तो उस समय रामायण और गीता की चांटिंग की जाती, किस लिए किया जाता था? नैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए। नैतिक मूल्यों का संवर्धन बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना नैतिक मूल्यों के संवर्धन के आप बच्चों में किसी प्रकार, क्योंकि जब आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, जब आपकी पूरी इंस्टॉलेशन अच्छी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आपका कंप्यूटर बढ़िया काम करेगा। सॉफ्टवेयर गड़बड़ होगा, फिर आपको एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी उसमें वायरस आ जाएगा। और एंटीवायरस, आजकल एंटीवायरस भी बहुत क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उस पर भी हम अपने बहुत अच्छे मित्र पर ही निर्भर करते हैं, जो आज विश्व में अपने को महाशक्ति बनाने के लिए बिल्कुल ललायित हो रहा है, बिल्कुल से परेशान है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि 1962 का हमारा जो भारत था और आज का जो भारत है, आज हमारा युवा सजग हो चुका है, आज हमारा युवा एकत्र हो चुका है, आज हमारा युवा किसी प्रकार से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे भारतवर्ष में ऐसी सरकार है, ऐसा हमारा नेतृत्व है, जो निश्चित रूप से हम लोगों को गर्व करने की बात है, क्योंकि आज हमें आदेश है हमारा युवा, क्योंकि फौज में भी कहा गया कि भाई 15 वर्ष की आयु तक आप युवा माने जाते हैं। आप 15 वर्ष की 18 वर्ष की जो आपकी नौकरी काल है, उसी समय आपका सबसे अच्छा हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और आज निश्चित रूप से हमारे जो बाहर के देश हैं और जो बाहर की शक्तियां हैं, जो हमारे भारतवर्ष में आग गड़ाए बैठी हुई हैं, जो एक असफल और एक जो कुत्सित प्रयास करना चाहते हैं हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारे देश के विचारों को, क्योंकि कहा गया है कि अगर आपको किसी देश को नष्ट करना है, किसी देश को गुलाम बनाना है, तो आप उसकी संस्कृति को नष्ट कर दीजिए। अगर अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष में शासन किया, अगर मुगलों ने हमारे भारतवर्ष में शासन किया, तो हमारे यहाँ के ही कुछ लोग ऐसे थे जो क्षणिक लाभ के लिए और क्षणिक अपने लाभों के लिए उनके साथ जाके मिल गए, और जो हमारे यहाँ का अदम्य साहस था, अदम्य शौर्य था हमारे लोगों का, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कुंठित किया। उन लोगों के शौर्य को बिल्कुल से झुका दिया। जो गर्व करने की चीज़ें थी, हमें वहाँ पे परेशान होना पड़ा। हमारा इतिहास ही गलत बता दिया गया, हमें चीज़ों को गलत तरीके से बता दिया गया। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का संवर्धन करें। हमारे युवा के अंदर बहुत क्षमता है। आप कृषि क्षेत्र को भी, कोरोना जैसे काल में कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जिसने सबके भरण पोषण का काम किया। लॉकडाउन की प्रक्रिया हुई, सारे व्यवसाय बंद हो गए, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, सारे रोजगार के जितने क्षेत्र थे, संसाधन थे, सब बंद हो गए। लेकिन अगर किसी के भरण पोषण का सबसे ज़्यादा काम किया किसी क्षेत्र ने, तो कृषि क्षेत्र ने सबको भोजन देने का और सबके पेट भरने का काम किया। तो यह कोरोना काल में भी यह स्थिति बिल्कुल से सही हो गई कि अगर आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और कृषि को भी हमारे युवाओं ने एक अब व्यवसाय की तरह ले लिया है। हमारे IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े हुए कुछ हमारे भाई लोग हैं, जो बड़े भाई लोग हैं, वो बाराबंकी जैसे क्षेत्र में IIM से पढ़ने के बाद आप कम से कम 50 लाख का पैकेज पाते हैं, करोड़ों का पैकेज पाते हैं। उन क्षेत्रों में भी रहकर हमारे युवा साथियों ने उस क्षेत्र को दुत्कारा, अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों में उस चीज़ को देखा, और उसके बाद वहां पर देखा कि बाराबंकी जैसे क्षेत्र में आज उन्होंने एक मॉडर्न खेती, जो उन्नतशील कृषि है, उसको बढ़ाया। उस उन्नतशील कृषि को देखकर हमारे युवा साथी आज कृषि क्षेत्र को भी व्यवसाय के तौर पर ले रहे हैं। अगर युवा हमारे साथी हैं, आसपास के क्षेत्रों पे ही बात करें, तो हमारे ITI प्रांगण परिसर में भी एक कौशल विकास केंद्र, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर अगर हमारे हाई स्कूल और इंटर पास बच्चे हैं, तो उनके लिए भी छोटे स्तर पर कई तरह के ऐसे कोर्स हैं, जिसके बाद आप गेल और ONGC जैसे क्षेत्रों में जा सकते हैं और आप अपने मतलब कि रोजगार की स्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो मुख्य मुद्दा ये था कि हमें अपने युवाओं को, अपने लोगों को ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी हों। उनके लिए समाज का निर्माण करना है। अगर हम थोड़े भी सजग हैं और हम स्वार्थ की भावना से बाहर निकलेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक समाज में, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। अगर हमारे समाज में, हमारे आसपास के परिवेश में कोई बालक पथभ्रमित है, कोई परेशान है, कोई चिंतित है, क्योंकि देखिए ये स्थिति है कि कोरोना के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा युवा सशंकित हुआ है, परेशान हुआ है, उनके माँ बाप चिंतित हुए हैं,
क्योंकि जिनके जो आज हम आप इसलिए वार्ता कर पा रहे हैं कि हम समय सब भोजन प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा 55 से 60% लोग ऐसे हैं जो डेली जिनको कार्य करना है और डेली ही अपने सभी चीज़ों को एकत्रित करना है। अगर वो सुबह काम पे नहीं जाएगा तो शाम को उसके घर में खाने का संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन, हमारी चीज़ें जो हमको सही दिशा में ले जानी चाहती हैं, अगर वो हमें कहीं ना कहीं लाभान्वित कर रही हैं, तो हमें लाभान्वित होने में किसी तरह से किंचित मात्र भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि जब कुम्हार किसी घड़े का निर्माण करता है तो जब लुगदी बनती है उसकी और जब चाक पे उसको रखा जाता है, तो जब तक वो लुगदी है, जब तक चाक में रखा है, तब तक आप उसको जैसा चाहें वैसा निर्माण कर सकते हैं, जैसा चाहें आप उसको उस तरह का उसको आकार प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि उस लुगदी से किसी बर्तन का या किसी आकृति का निर्माण हो गया, तो उस आकृति के निर्माण के बाद और जब उसको आपने पका दिया, उसके बाद उसमें किसी तरह के संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। होता क्या है, हमारा युवा जो है इसलिए पथभ्रमित हो रहा है क्योंकि हमारे युवाओं में एक विश्वास की भावना की भी कमी आ रही है। हम अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने भाई बांधव, इन पर विश्वास न करके बाहर के लोगों पर अधिक से अधिक विश्वास कर रहे हैं। जब अधिक हम बाहर विश्वास कर रहे हैं, लोगों पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो वो स्थितियाँ उत्पन्न, क्योंकि आपने नैतिक मूल्य जो आपके बेसिक नर्चरिंग होनी थी, जो जहाँ पे आपको सब कुछ ज्ञान मिलना था, वहाँ तो आपने बिल्कुल अवहेलना के भाव में कर लिया। तो आप कभी भी, क्योंकि हमारा अस्तित्व, किसी भी टहनी का अस्तित्व वृक्ष से है, और जब वृक्ष से टहनी टूट जाती है तो निश्चित रूप से टहनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो दिनों दिन वो सूखती चली जाती है और उसके बाद फिर उसको जला दिया जाता है, कि ऐसे उपयोग में ले लिया जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। लेकिन जब तक वृक्ष से टहनी रहती है और टहनी वृक्ष में जुड़ी रहती है, तो वह बिल्कुल पुष्पित पल्लवित होती रहती है, हरियाली देती है और लोगों को देखने पर अच्छा लगता है, क्योंकि संगठित बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने में। और इसीलिए कहा गया है कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। हमने तो ग्लोबल विलेज की कल्पना करी है, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करी है। आज ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आया है, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कब से कहा गया है। तो पहली बात तो युवाओं को इस चीज़ पर गर्व करना चाहिए कि आज हमारे देश का जो साहित्य है, जो हमारे देश के ग्रंथ हैं, वो इतने ज़्यादा उन्नतशील हैं, इतने ज़्यादा उच्च कोटि के हैं कि जिसको पालन आज विश्व के लोग कर रहे हैं। आप काशी के घाटों पे चले जाइए, आप अयोध्या में चले जाइए, आप किसी भी हमारे भारतवर्ष के धार्मिक स्थानों पर चले जाइए, विदेश के नए नए युवा संस्कृत का पाठ कर रहे हैं, विदेश के युवा संस्कृत पे शोध कर रहे हैं, संस्कृत के कोर्सों पर अपना एडमिशन ले रहे हैं, शोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमको यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी लग रही है। हम अपनी मूल संस्कृति को भूलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे मूल संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो इस संस्कृति में ऐसा है कि जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व हमारी तरफ देखना चाह रहा है। लेकिन हमारे बीच में ही जो एक अंधी दौड़ है, जो समाज में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, किसी तरह का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस तरह की जो दौड़ है, उस दौड़ में होने की वजह से हमारे माता पिता अपने बच्चों में वो उस चीज़ का विकास नहीं कर पा रहे हैं जिस चीज़ का विकास करना चाहिए। अगर आसपास आप देखिए, किसी के यहाँ कोई छात्र है, उसका पहली बार एडमिशन होना है छोटे बच्चे का, तो पहले लोग बोलते भैया ये बताइए कि रायबरेली में सबसे अच्छा विद्यालय कौन सा है, लखनऊ में अमुक विद्यालय कौन सा विद्यालय अच्छा है, जहाँ पर सबसे अच्छे टॉपर पैदा होते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा IAS PCS। किसी के मुँह से आप किसी के नैतिक मूल्यों की बात करते सुनेंगे ही नहीं। आप किसी भी माँ बाप से ये सुनते मिलेंगे नहीं कि आज भाई आप अपने बच्चों में इस तरह की नैतिक मूल्यों का विकास करिए कि आप कम से कम अगर सुनिए तो कल को आपको ये गर्व हो कि हमारे बच्चे ने, अपने बगल वाले बच्चे के पास पेंसिल उपलब्ध नहीं थी, रबड़ उपलब्ध नहीं थी, तो उसने अपने में से एक पेंसिल उसको देने का प्रयास किया। तो आप इस चीज़ को बूस्टअप करिए ना। आपका बच्चा 100 में 100 अंक प्राप्त कर, लेकिन उसके नैतिक मूल्यों का तो विकास नहीं हुआ। नैतिक मूल्यों का जहाँ पर विकास हो रहा है, नैतिक मूल्य जहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि जब आपके बच्चे का नैतिक मूल्य का विकास का मतलब है आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो गया है। और जब हर तरह के सेंसर आपने ऑन कर दिए हैं, हर तरह के बिल्कुल सॉफ्टवेयर और सब कुछ अच्छा शरीर में लगा दिया है, बच्चे के मन मस्तिष्क को पूर्ण तरह से विकसित करने में सहयोग दे दिया है, उनको अपने देश की संस्कृति का मूल बिल्कुल दे दिया है, अपने ग्रंथों का ज्ञान उनको दे दिया है, ग्रंथ का सार क्या है उसको दे दिया है, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपका बच्चा पथभ्रमित होगा। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैं इलाहाबाद गया था, वहाँ पे सच्चा आश्रम है, वहाँ पर मैंने देखा कि
लगभग 12-13 वर्ष के बच्चे बढ़िया वेद ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था इतना अच्छा माहौल, इतना सुरमई माहौल, और छोटे छोटे बच्चे, और बिल्कुल एक अपनी वेशभूषा में, जो हमारे गुरुकुल की पुरानी वेशभूषा थी, उस वेशभूषा में बैठकर और इतना अच्छा ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे कि निश्चित रूप से देखकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ। वो भी तो किसी के पुत्र होंगे, वो भी तो किसी के बेटे होंगे, किसी के भतीजे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बहन होंगे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं किसी परिवार से। तो क्या उन्हीं परिवारों का ही नैतिक दायित्व है कि वो अपने बच्चों में नैतिक कर्तव्य और नैतिक दायित्वों का बोध करने के लिए ऐसे संस्थानों पर भेज रहे हैं? हर माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है, हर पिता को अपने बच्चे से प्रेम होता है, कोई अपने बच्चे को और अपनी संतान को अपने से दूर नहीं देखना चाहती है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं। एक फौज में जब कोई भर्ती होता है तो हर व्यक्ति को पता है कि फौज में एक दिन ये भी होता है कि हमारा बच्चा असमय ही शहीद हो जाएगा। अगर यही चीज़ एक माँ बाप सोच लें तो शायद मेरे यहाँ फौज में कोई भर्ती ही नहीं होगा। तो त्याग करने की जो भावना है वो एक लोगों की ही नहीं है, समाज में कुछ ही लोगों की नहीं है, सबको त्याग करने की आवश्यकता है। और जब सब लोग त्याग करेंगे तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का संवर्धन करिए और युवाओं के अंदर ऐसा युवा देश तैयार करिए, क्योंकि कल जाकर वो हमारे ऊपर गर्व कर सकें। जैसे हम अपने पूर्वजों पर गर्व कर रहे हैं, कल जाकर वो भी हमारे ऊपर गर्व कर सकें, और गर्व करने के पश्चात ये कहें कि हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने हमें ऐसे भारत को दिया है जिस भारत में हमें सांस लेने में अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में तो जा ही रहे थे भाई। कहीं ना कहीं अगर गलत दिशा में न जा रहे होते तो हमें एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की आवश्यकता न पड़ती। तो कहीं ना कहीं तो मदिरा ही है ना, वो कोई अमृतपान तो है नहीं। तो कुछ तो हमसे त्रुटियां हुई हैं, और वो त्रुटियां अगर हमसे हुई हैं तो उसको सुधारने का दायित्व तो हमारा है। हमारा जो युवा भारत है, जो युवा जोश है, उसको हम गलत दिशा में नहीं भेज सकते हैं। हमें उनको अच्छा भारत देना है, एक सजग भारत देना है। और जब हम सजग भारत देंगे तो हमारा युवा कर्मठ है। अंक की दौड़ का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि आज भी यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में केवल 33% अगर आपके अंक हैं तो आप उस परीक्षा की जो भी बेसिक योग्यताएं हैं, जो अहर्ताएं हैं, मूल अहर्ताएं हैं, उसको आप पूर्ण करते हैं। वहाँ पे क्यों नहीं 90% कर दिया भाई? क्योंकि आईएएस तो आज सपना होता है। आई से ही इंडिया चलता है। आई फॉर इंडिया, आई फॉर आईएएस, आई फॉर आईआईटी, आई फॉर आईआईएम, आई फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन आई, और आई ही तो सब कुछ है। तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हैं कि आज भी अगर वहाँ पर मूल अहर्ताएँ केवल 33% है तो वहाँ पे उन्हें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। उनको जो चाहिए वो निकाल लेंगे। जब कलाम जी भारत की एनडीए जैसी परीक्षा देने गए तो वो प्रथम चरण में ही बाहर हो गए। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं उस योग्य नहीं था। हमारे देश के सबसे बड़े थिंकर बने, इतने अच्छे सफल राष्ट्रपति बने, और जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे लास्ट तक उसी प्रोफेशन को करते करते उनको माँ भगवती ने अपने चरणों में ले लिया, भगवान ने अपने चरणों में ले लिया। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उसी कार्य को करते करते अगर आप चिरनिद्रा में चले जाएं तो ये बहुत बड़े गर्व के और अच्छे कर्मों का ही फल होता है। तो हमें कहाँ जाना है, किस तरह के समाज का निर्माण करना, ये हमें देखना है। अंकों की अंधी दौड़ में अपने बच्चों को मत ले जाइए। बच्चों के अंदर अच्छी चीज़ों का विकास करिए। अगर उसके बगल का छात्र है, बच्चा है, अगर वो भोजन नहीं लाए, अगर आपका बच्चा उसको भोजन दे रहा है और अपने हिस्से से उसको दे रहा है, तो उसके अंदर अभी से आत्मबोध की भावना आ रही है। क्या है कि हम बढ़ेंगे, हमारे साथ वाला भी बढ़ेगा, उसके अंदर अच्छे विकास आ रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा पढ़ना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो हमारा दायित्व है कि हम उस चीज़ को करें। हमारे लोगों पे कमी कहीं से नहीं है, हमारा युवा कहीं से परेशान नहीं है, हमारा युवा कहीं से पीछे नहीं है, हमारा युवा पहले से योग्य हुआ है। पहले के समय में जब 25 साल 26 साल की उम्र होती थी तब लोग कहते थे कि अब हमारा बच्चा परिपक्व हो गया, अब समाज में बाहर जा सकता है। अब क्लास 8 का बच्चा होता है, 7th का बच्चा होता है, फाउंडेशन कोर्स के तहत तो कोटा में पढ़ने के लिए चला जाता है। कक्षा 12 में बच्चा पढ़ता है, क्लास 12th में पढ़ता है, ग्रेजुएशन पहुँचने से पहले ही वो कहता है कि मैं अपने पॉकेट मनी का इंतजाम कर लूँ। तो कहीं ना कहीं तो हमारा युवा पहले से ज़्यादा सजग हुआ है, हमारा युवा बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। थोड़ी सी कमी है, अगर हम उस कमी को दूर कर दें और एक ऐसे सृजनात्मक वातावरण का निर्माण करें जिस वातावरण में सबको गर्व हो, किसी को घुटन महसूस ना हो। क्योंकि जब किसी वातावरण में आपको घुटन महसूस होने लगेगी, जब हम स्वयं घुटन महसूस करेंगे, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारा बच्चा कैसे उसमें अपने को अच्छा महसूस करेगा। संभावनाओं की कमी नहीं है,
आप हर क्षेत्र में संभावनाएं ढूंढ सकते हैं। आज अगर आप देखिए जितने भी भारतवर्ष की प्रतिष्ठित सेवाएं हैं, सब में हमारे युवाओं की, जो नासा जैसी जगह पे हमारे देश का लगभग से लगभग 30 से 35% युवा बैठा हुआ है। नासा जो है सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है पूरे विश्व की। अगर नासा में और आज विश्व में कहीं पे भी अगर आप देख लीजिए, अमेरिका जैसे देशों में भी है, तो वहाँ पे भी हमारे देश के ही सभी लोगों ने उच्च पदों पर आसीन हैं। लंदन में देख लीजिए, जिन अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया, उस देश में आज हमारे भारतवर्ष के लोग उच्च पदों पर आसीन हैं। हमारे युवा वहाँ पर उच्च पदों पर आसीन हैं। हमारे अंदर क्षमताओं की कमी नहीं है। जिन्होंने अपने समय रहते बच्चों का विकास किया, उनको सही दिशा में ले गए। आज पूरे विश्व पटल में भारत को हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, बिरला ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर भारत का युवा नहीं है। आज हम विश्व की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक सेना है, हमारे पास युवा सेना है। हमारे पास बहुत बड़ा धन है और वो है हमारा युवा धन। अगर युवा धन हमारे पास है तो ये हमारे लिए गर्व करने की बात है, क्योंकि ये सर्वे कह रहा है कि 2030 तक भारत की जो औसत आयु होगी, जो वर्किंग आपकी यहाँ की पॉपुलेशन होगी, जो कार्यशील जनसंख्या होगी, उसकी औसत उम्र होगी 29 वर्ष। और अगर उसी के तहत आप विकसित देशों की, अगर अमेरिका की बात करिए, रूस की बात करिए, तो उनकी 42 वर्ष, 40 वर्ष और 47 वर्ष। जापान जैसे देश की, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, जापान जैसे देश हैं, वहाँ पर उनकी भी औसत आयु 47 वर्ष होगी। तो 2030 तक 15 से 29 वर्ष के बीच की हमारे पास ऐसी जनसंख्या होगी जो निश्चित रूप से, जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और अपने जन्म को आप सार्थक करिए, आप जन्म को सार्थक करिए। अगर हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि कहा गया है कि 84,000 योनियों के बाद मनुष्य योनि में व्यक्ति जन्म लेता है, तो अगर आप उस योनि में जन्म लिए हैं तो अपने जन्म को सफल करिए। भगत सिंह ने अगर 23 वर्ष की उम्र में फांसी में वो झूल गए, और फांसी जब लग रही थी लास्ट समय तक भी, तो बस उनकी अंतिम इच्छाएं पूछी जा रही थी, बस वो भारत माता और इंकलाब जिंदाबाद ही बोल रहे थे। जब उनको फांसी लगी होगी तो उनके भी माँ बाप को दर्द हुआ होगा, उनका बच्चा गया उनके, जिसको कोख में उन्होंने रखा, उस माँ की क्या हालत रही होगी। लेकिन उन्होंने देश सेवा को पहले किया। अगर आप किसी रोजगार के क्षेत्र में जा रहे हैं, आप कोई भी कार्य, ऐसा व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने मन में देश सेवा की भावना अवश्य रखिए। कोरोना जैसे काल में कई हमारे बीच के ऐसे लोग हैं जो निश्चित रूप से, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे कई संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो निश्चित रूप से, जिस पर गर्व करने की बात है। हमारे यहाँ हरिद्वार में ही चंडी घाट में दिव्य प्रेम सेवा मिशन है, उसने हजार हजार लोगों का भोजन लगातार वितरित किया। हमारे बीच के ही युवा साथी वहाँ पर हैं जिन्होंने पूरा श्रमदान किया, रात दिन एक कर दिया। पूरे भारतवर्ष से लोगों ने अपनी सहमति दर्ज कराई और लोगों ने गर्व किया कि हमारे बीच में कुछ ऐसे संगठन हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए बीच में ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये गर्व करने की बात है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। हमें नेतृत्व अच्छा मिला है, क्योंकि निश्चित रूप से अभी तक हम पिछले कुछ वर्षों से नेतृत्व संकट के दौर से गुजर रहे थे। जब विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी सेनाएं हमारे ऊपर हमला करती थी, तो हमारे देश वर्ष में केवल यही कहा जाता था, हमारे देश के जो उच्च पदों पर आसीन लोग ये कहते थे, धैर्य और संयम बनाए रखिए। अरे वो माँ क्या धैर्य और संयम बनाएगी जिसने अपना एक बच्चा खोया हुआ? पत्नी क्या धैर्य संयम बनाएगी जिसने अपने सुहाग को खो दिया? वो वह बहन क्या धैर्य बनाएगी जिसके पास अब राखी बांधने के लिए कलाई ही नहीं रह गई? धैर्य की स्थिति तक ही बना सकते हैं। तो अगर हमारा युवा सही काम कर रहा है तो युवा को प्रमोट करना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। धैर्य की भी एक सीमा होती है, धैर्य बिल्कुल सीमा के बाहर नहीं होता है। तो हमको लोग को एक होकर, एक टीम बनाकर काम करना पड़ेगा। अगर हमारे परिवार का 5 वर्ष का बच्चा है और वह भी हमें अच्छी बातें बता रहा है, अच्छी चीज़ों को दे रहा है, तो उसे भी हमें संकलित करना है समाज के निर्माण के लिए। और अगर हमारे बीच में कोई बुजुर्ग हैं, वो हमें अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो हमें, क्योंकि एक चीज़ तो जान लीजिए कि बुजुर्ग हमारे लिए एक संचित निधि है। और संचित निधि जो होती है ना, वो कॉन्टीजेंसी फंड जो होता है ना, वो इमरजेंसी में ही काम आता है। तो इमरजेंसी में काम के लिए हमारे पास इतनी अच्छी संचित निधि है। हमारे पास बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, बहुत बड़े बड़े उलेमा हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो निश्चित रूप से हमको बहुत ज्ञान देने की, और समाज के जो पदभ्रमित 10-5% युवा हैं जिनको पदभ्रमित लोग कर ले जाते हैं आसानी से, क्षणिक उनके लाभों की वजह से, उसी वजह से समाज में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं।
उन दिक्कतों को दूर करना है। और उन दिक्कतों को तभी दूर कर पाएंगे जब हम अपने बच्चों में समाज की सही परिभाषा, हम अपने बच्चों में अपने देश का सही इतिहास, हम लोगों को ये प्रतिज्ञा आज से लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को चाहे 1 जून की रोटी कम देंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को देश का इतिहास जरूर बताएंगे। ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसको अपने देश का इतिहास भूगोल अवश्य पता होना चाहिए। केवल जो तैयारी कर रहा है उसे इतिहास भूगोल नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको जब आपको नींव पता है और नींव की क्षमता पता है, तभी आप उस पर किस तरह का निर्माण करना है इस चीज़ का आप तभी सोच सकते हैं। और जब हमें अपने नींव की क्षमता ही नहीं पता है, हमें यही नहीं पता कि हमारी नींव गई कितनी नीचे है, कितने फीट पे हमारी नींव है, तो हम कहाँ से अपने आगे के निर्माण कर पाएंगे, भवन का निर्माण कर पाएंगे, या कितना उच्च कोटि का हमें निर्माण करना है, इस चीज़ को हम कहाँ निश्चित कर पाएंगे। तो ये हमें आपको विचार करना पड़ेगा। और यह विचार तभी है, हमारे युवा के अंदर बहुत शक्ति है, हमारे युवा बहुत योग्य हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भारत का भाग्य सुरक्षित हो, संस्कृति इसकी संवर्धित हो, यह वीर भोग्या वसुंधरा सब इसके लिए समर्पित हो। जन्म सफल है उस मानव का जो परहित ही सदा जिए, त्रसितों को सुरसरी देने जो हिमगिरी सा चुपचाप गले। क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे समाज को दिशा देने का काम करता है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम अपने भाइयों से बहनों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने संस्कृति को संरक्षित करिए, अपने नैतिक मूल्यों को संरक्षित करिए। और जब आपके अंदर अच्छे नैतिक मूल्य आएंगे, और मैं अपने बड़े बुजुर्गों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने बच्चों में राम और लक्ष्मण और भरत जैसी कल्पना कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को इस तरह का देखना चाह रहे हैं, तो आपको भी श्री दशरथ जी जैसा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करेंगे तभी फल प्राप्त होगा। जब बच्चे को आपकी आवश्यकता है तो आपने बच्चे को किसी दूसरे को पालने को दे दिया। जब बच्चे को वास्तव में आपके समय की आवश्यकता थी तो आप बच्चे के साथ रहे नहीं। उसमें नैतिक मूल्यों, क्योंकि नैतिक मूल्यों का जो बच्चों में एकत्रीकरण होता है, संवर्धन होता है, वो सबसे ज़्यादा अपने परिवार और अपने माँ बाप से होता है, अपने माता पिता से ही उनके अंदर नैतिक मूल्यों का होता है। तो बच्चों को किस समय क्या देना है, क्योंकि ये चीज़ देखिए कहा गया है, ये सर्वे में भी कहा गया है, ये ह्यूमन टेंडेंसी भी कहती है कि जो शुरू का, जो प्रारंभ का 5 से 6 वर्ष है, यदि वह आप अपने बच्चों के साथ दे दिए, और जब आपकी इंटर के बाद की जो परीक्षा है उसके बाद अगर आपने 3-4 वर्ष अपने बच्चों को दे दिया, तो आपका बच्चा इतनी अच्छी दिशा में जाएगा कि आपको इतना गौरवान्वित महसूस होगा कि आपको विश्वास भी होगा कि हाँ, ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरे ही बीच का बच्चा है, और ये ऐसा बच्चा है जो आज समाज में दूसरे लोगों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तो आपको इस तरह के भारत का निर्माण करना है, इस तरह के भारत में रहने का प्रयास करना है। हमको उस भारत का निर्माण नहीं करना है कि जहाँ आगे आने वाली पीढ़ी भी हमें हे दृष्टि से देखे, हमारे आगे आने वाले युवा जो हैं वो हमसे सोचे कि इन्हें हमें दिया क्या। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। हमको अपने आसपास ही, क्योंकि जैसे इतनी बड़ी महामारी आई तो उसके बाद लोगों को भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिला। आज बड़े बड़े महानगरों में हैं तो वहाँ पे आप ये भी नहीं पता कर पा रहे हैं कोरोना जैसे काल में कि ये बॉडी पुरुष की है कि महिला की है, ये किसका है। तो आप उस अंधी दौड़ में क्यों जा रहे हैं? आप अपने आसपास ही विकास करिए। आप अपने आसपास अपार संभावनाएं हैं, काम डेयरी उद्योग से लेके आज कई ऐसे उद्योग हैं जहाँ पे आप अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज भी कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो इतना उच्च कोटि का कार्य कर रहे हैं कि जो समाज में एक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, जो बिल्कुल NGO बेस्ड काम कर रहे हैं। मैंने भी दिल्ली में तैयारी की, दिल्ली में मैंने पढ़ाई किया, वहाँ पे हमारे ही बीच का एक संस्थान है संकल्प, जहाँ पर उच्च कोटि के भारतवर्ष के प्रतिष्ठित सिविल सर्वेंट पैदा होते हैं, और वहाँ पे जितने हमारे रिटायर्ड UPSC के लोग हैं वो सारे वहाँ पे पैनलिस्ट के तौर पे बैठते हैं, और वो ऐसे आपको तैयारियाँ किस तरीके से करना, क्योंकि तैयारी करना और सही दिशा में तैयारी करना ये भी बहुत बड़ी कला होती है। भाई तैयारी तो वहाँ पे 8 लाख 10 लाख बच्चा करता है, लेकिन सफल तो 1000 बच्चा ही होता है, 800 ही बच्चा होता है। तो आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो संकल्प जैसे संस्थान है जो हमारे बीच के ही संस्थान है, हमारे ही संस्थाओं के संस्थान हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल से नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाले संस्थान हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, आपके बीच के ही कुछ बच्चों को बना दिया जाता है, इस महीने में आप मैनेजर रहेंगे, इस महीने में आप मैनेजर रहेंगे, क्या खर्चे क्या व्यय आ रहे हैं, आप लोग उसके अनुसार वहाँ पे धन का एकत्रीकरण करिए, तैयारी करिए।
पता चला 4-4 मंजिल की वहाँ पे भवन है और उसी में आप एक मंजिल पे क्लासेस चल रही हैं, एक मंजिल पे लाइब्रेरी है, एक मंजिल पे आवास है, एक मंजिल में भोजनालय है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे आपके बीच की हैं। तो आज हमारी शाखाएं बहुत आगे तक जा चुकी हैं और हम जिस संस्कार की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि यूपीएससी और सिविल सर्विसेज से उच्च कोटि की परीक्षाएं होती हैं, एनडीए की परीक्षाएं होती हैं, ये सब जितनी भी उच्च कोटि की परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी भी हमारे आपके बीच के लोग ही करवाते हैं और वहाँ पे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जितने भी युवा आपके बीच के सिविल सर्वेंट आ रहे हैं, यूपीएससी से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच के जान रहे हैं कि संकल्प क्या होता है, हमारी क्या है। और वहाँ पे संस्कारों के साथ लोगों को पढ़ाया जाता है। वहाँ उच्च कोटि के संस्थानों से आईआईटी आईआईएम के भी बच्चे आते हैं, वो भी तैयारी करते हैं और सफलता अर्जित करने के बाद एक ज़िले की कमान संभालते हैं, किसी तहसील की कमान संभालते हैं और तब उनकी आप एफिशिएंसी देखिए। आज जितने भी युवा हैं उनके कार्य करने का तरीका देखिए, जो उनसे सीनियर मोस्ट है उनके कार्य करने के तरीका देखिए, क्योंकि उनको भी पता है कि इस एज में और उसमें जो हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, आगे जाके फिर धीरे धीरे एज के साथ आदमी नीचे चला जाता है, डाउन होता चला जाता है और उसके बाद फिर वो दिशा देने का काम करता है, मार्गदर्शन देने का काम करता है। तो इन्हीं दोनों लोग के बीच में हमको समन्वय बनाना है, मार्गदर्शक और जो हमारा युवा है उसके बीच का समन्वय बनाना है। पहले इस चीज़ को हमें विचार करना पड़ेगा। तो ज़्यादा ऊपर की बातें और सैद्धांतिक बातें ना करते हुए बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास ज़रूर करें। अपने आसपास में ऐसे सृजनात्मक और रोजगार परक माहौल और वातावरण बनाने का प्रयास करें जिस वातावरण में आपका बच्चा अपने को गौरवान्वित महसूस करे, अपने को लाभान्वित महसूस करे। और उसके बाद यह चीज़ ज़रूर उनमें ये करिएगा कि बेटा ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। और जब आप अपने बच्चों के अंदर ऐसे नैतिक मूल्यों का विकास करेंगे तो आपका बच्चा भी लाभान्वित होगा, आपका समाज भी लाभान्वित होगा। अब आदमी कहता है कि भाई हम देश सेवा कैसे करें। अगर आपको देश सेवा करनी है तो आप अपने परिवार को पहले मजबूत करिए, अपने परिवार के अंदर संस्कारों का विकास करिए। जब आपका बच्चा एक संस्कारित होकर समाज में जाएगा, जैसे एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। तो महात्मा बुद्ध जी जब शिष्य के साथ जा रहे थे तो एक गांव में गए तो उनका बड़ा निरादर हुआ, सब कुछ हुआ और उनको सम्मान भी नहीं मिला, ना उनको समय से भोजन मिला। गांव वालों ने उनका बड़ा अट्टहास भी लगाया और सब कुछ किया कि ये साधु जोगी कौन है, ये सब है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप लोग को ये मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग यहीं रहिए। तो उसको तो लगा कि चलो ठीक है। अगले गांव में गए, वहाँ पे महात्मा जी को बड़ा सेवा सत्कार मिला, सब कुछ मिला। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग चारों तरफ फैल जाइए, हर जगह जाइए आप लोग। तो उनके साथ जो सेवक था बोले जिसने सेवा नहीं की उसको तो महाराज जी ने कहा कि महात्मा जी ने कहा कि नहीं साहब आप यहीं पे रहिए, और जिसने इनका सेवा सत्कार किया उसको बोले कि नहीं भाई आप दूर दूर चले जाइए, आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। तो ये हमको समझ में नहीं आया महात्मा जी, इसको थोड़ा सा आप हमको स्पष्ट करें। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमारी सेवा सत्कार, जिसको संस्कारों का ज्ञान है ही नहीं है, अगर वो समाज में बाहर जाएगा तो वो निश्चित रूप से एक गलत समाज का निर्माण करेगा, हमारे नैतिक मूल्यों का संवर्धन नहीं करेगा, उनको अच्छा नहीं करेगा और ये समाज के और जगहों को भी गंदा करेगा, दूषित करेगा। और उन्होंने कहा कि जब यह जो हमारे ये जिन्होंने हमारा सेवा सत्कार अच्छा किया, जिन्होंने हमारा सम्मान किया, हमें आतिथ्य प्रदान किया, इतना उच्च कोटि का इतना दिव्य आतिथ्य प्रदान किया, जब यह लोग समाज में चार जगह जाएंगे, हर जगह फैलेंगे, तो यह लोग समाज को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे और इससे हमारे अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो ये एक जगह रहेंगे तो वहाँ पे समाज का निर्माण नहीं होगा। अच्छे लोगों की आवश्यकता हर जगह है और जब ये हर जगह जाएंगे, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, तब निश्चित रूप से उस समाज का निर्माण होगा। तो ऐसे ही है। और हमारे यहाँ शौर्य की पराक्रम की कमी नहीं है। शौर्य पराक्रम तो हमारे पुरातन समय से ही रहा है। पृथ्वीराज चौहान जी थे तो पृथ्वीराज चौहान की जब आंखों को भी अंधा कर दिया गया था, उसके बाद भी जब उनके बल को याद दिलाया गया था तो पृथ्वीराज चौहान ने बिल्कुल से निशाना साधा था और ऑन स्पॉट मोहम्मद गोरी चले गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ शौर्य पराक्रम की कमी कभी नहीं रही है और जब उस वातावरण में हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, उस वातावरण को हम अच्छे वातावरण में बदल सकते हैं, तो आज तो हमारे पास स्थितियाँ सब अच्छी हैं। केवल कमी है तो कुछ ऐसी चीज़ों की कमी है जो हमारे आपके बीच की हैं और जिनको सुधारना बहुत आसान है।
और अगर समय रहते हम नहीं सुधरेंगे तो निश्चित रूप से स्थिति भी भयावह होती जाएगी। आज तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति भी भयावह होगी, और वो स्थिति शायद हमारे लिए बहुत कष्टदायी होगी और कष्टप्रद होगी, क्योंकि उसको समझना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो समय रहते ही अगर हम लोग जागृत हो जाते हैं, समय रहते ही अगर हम सब चीज़ों को समझ जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। हमें अपने बहनों को भी, हमें अपने वुमेन पावर को भी बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वुमेन पावर भी स्किल्ड हैं और वो भी आगे हैं। और आज अगर किसी तरह की परीक्षाओं में आप देखिए तो सबसे सहभागिता उनकी भी बराबर की है। आज भी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, आज 12 बजे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने रिजल्ट का घोषणा की है। उसमें भी हमारे बीच की बहनों ने बहुत उच्च कोटि के अंक प्राप्त किए हैं, और उन अंकों के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मेहनत, क्योंकि इस सरकार में इस चीज़ का तो है कि जितना है वो आपकी मेहनत का ही मिलना है। और अंकों की अंधी दौड़ में आप एक समय तक ही रह सकते हैं, उसके बाद जब आपको नौकरी नहीं मिलती, व्यवसाय नहीं मिलती, तो आप एक अजीब तरह का आक्षेप लगाते हैं कि हमारा बच्चा तो इतना योग्य था लेकिन हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, क्योंकि आप अंकों की अंधी दौड़ में गए। आपने अपने बच्चों के अंदर के नैतिक मूल्यों का संवर्धन नहीं किया, आपने अपने बच्चों को समय रहते उस चीज़ का ज्ञान नहीं दिया जिस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए। तो हमारे बच्चों में किसी तरह का कमी नहीं है। हमारे देश में जो हमारे सैनिक हैं वो हमारे देश के लिए ऐसे सुरक्षा, एक ऐसी बाउंड्री बना रहे हैं, ऐसा निर्माण कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं कि हम खुले वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। तो हमें उनके ऊपर गर्व करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर उनके ऊपर पत्थरबाजी चलती है तो कहीं ना कहीं ये नैतिक मूल्यों का पतन है। हमारा युवा पथभ्रमित हो रहा है, और जितने भी पत्थरबाजी युवा कर रहे हैं उनकी औसत उम्र जो है वो 30 वर्ष की है। बताइए, वो युवा जो देश सेवा में हमारा सेना का जवान लगा हुआ है, आप उसी के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमारे बीच के कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए बच्चों को पथभ्रमित कर रहे हैं। हमारे बीच में ही हमारे अंकित शुक्ला जी हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से रायबरेली में इस संगठन को मजबूत करने का इतना अच्छा प्रयास किया है और युवाओं को सही दिशा में ले जाने का। मैंने तो कई युवाओं से जब बात की, कई लोगों से बात की, और जब उन्होंने नैतिक मूल्यों का और नैतिक दायित्वों की बात की तो मुझे इतना अच्छा लगा कि निश्चित रूप से हम जिस परिपाटी से जुड़े हुए हैं तो वो परिपाटी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भयोत्, इस भावना वाले हैं। तो हम तो इस चीज़ के लिए, और जो हमें आज प्लेटफॉर्म एबीवीपी से मिला, क्योंकि मैं तो मूलतः जन्मता ही मैं इसी तरह के संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया मैं इसके लिए बहुत सादर धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप जैसे लोग समाज में जरूर रहें, जिन्होंने अपने कर्मठता के आधार पर अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। अंकित जी ने बहुत कम समय में अपने को आगे बढ़ाया, वो भी युवा है हमारे बीच के, वही युवा जिनको फिल्म देखना और जिनको मोटरसाइकिल चलाना और मस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हीं युवाओं में ही कुछ बीच के हैं जो निश्चित रूप से पूर्णकालिक रह के और समाज में नए सृजनात्मक माहौल का निर्माण कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़। क्योंकि जब आप पूर्णकालिक कहीं पर कार्य करते हैं तो ना आपके लिए आपका परिवार रहता है, ना कुछ समाज ही आपका परिवार है, और समाज के बीच में ही आपको सृजनात्मक कार्यों को करना है। तो हम अपने देश के शौर्य के बारे में मैं यही 4 लाइनें कहूँगा, और ज़्यादा लंबा ना कहते हुए अपनी बातों को समाप्त भी करूँगा, और धीरे धीरे मैं अपनी बातों को ख़त्म भी करूँगा। तलवारों पर सिर वार दिए, अंगारों पर जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरिया रंग सजाया है। तो हमें गर्व करना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए कि हमें बहुत संवर्धित और बहुत ही उच्च कोटि का हमें ग्रंथ और साहित्य मिला है, और उस ग्रंथ और साहित्य को हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। और जब हम समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो जग आगे बढ़ेगा। आप लोगों से बस यही विनती है कि आप लोग समाज में अच्छे निर्माण करें, अच्छे समाज का निर्माण करें, युवाओं को पथ भ्रमित ना होने दें, उनको अग्रसित करें, और समाज में ऐसे समाज का निर्माण करें जिस समाज में हमें भी रहने में अच्छा लगे, और हम ही आप गौरवान्वित महसूस करें कि नहीं साहब बहुत अच्छा समाज है और बहुत अच्छे लोग हैं, ये बच्चा कितना उच्च कोटि का, फलाने का बच्चा कितना अच्छा है। इस तरह का समाज होना चाहिए। हमारे युवाओं में क्षमता की कमी नहीं है, हमारा युवा कहीं से पीछे नहीं है, हमारे युवा को आगे बढ़ना हो जाए। कोरोना काल जैसी स्थितियां चली जाएंगी, ऐसा हर 100 वर्ष में होता है, ऐसे पैंडमिक आते रहते हैं, लेकिन हम ऐसे एपिडेमिक में भी रहने के आदी हो चुके हैं। क्योंकि हम इतना जानते हैं, जब हम विदेशी आक्रमणकारी और आतताइयों को हरा सकते हैं, उनको पराजित कर सकते हैं, तो अब तो हमारे हिसाब का वातावरण है, अब तो हमारे लिए वो सृजनात्मक माहौल तैयार हुआ है जिस सृजनात्मक माहौल की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज के 70-75 वर्ष पहले जब अगर हम शिक्षा भी ग्रहण करना चाहते तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS जैसी परीक्षा उत्तीर्ण करी तो बहुत बड़ी बात होती थी।
और उन्होंने उस काल में, बताइए, प्रतिभा की कमी नहीं थी। उस काल में उन्होंने ICS में टॉप किया था और लंदन परीक्षा देने जाना पड़ता था। तो हम कहीं से कम नहीं हैं। आप अपने को कहीं से कम न आकिए, आप अपने बल को याद करिए, आप अपने बल को याद करिए, आप अपनी क्षमता को याद करिए। और मैं सीधे से यही कहूँगा कि सुबह उठिए, अपने माँ बाप का स्मरण करिए, अपने बड़े बुजुर्गों का स्मरण करिए और माँ भगवती से निवेदन करिए और ये प्रार्थना करिए कि नहीं माँ भगवती, मैं दिन भर में कोई ऐसा कार्य ना करूं कि जिससे मेरे परिवार को, मेरे घर को कहीं ना कहीं लज्जित महसूस होना पड़े, कहीं उनको शर्मिंदा महसूस होना पड़े। मैं ऐसा कार्य करूं कि उनको गर्व महसूस हो, उनको ये लगे कि नहीं ये मेरा बच्चा इतना अच्छा है और इस बच्चे की वजह से, क्योंकि आपका जब माँ बाप की पहचान आपके नाम से होगी तो वह सबसे गौरवान्वित वाला पल होगा उस माता पिता के लिए। तो आप अपने माँ बाप की पहचान अपने नाम से कराइए। जब उनको कहा जाए कि ये तो फलाने के मम्मी पापा हैं, ये तो फलाने का भाई है, ये तो फलाने की बहन है, तो जब आप इस तरह का एक समाज निर्माण करेंगे, इस तरह की अपनी ऊर्जा को करेंगे और हर चीज़ को बिल्कुल करिए। सोच में हम लघु उद्योग भी आपके साथ है, आपके साथ आपके आसपास का वातावरण भी है, लोग भी हैं, सब कुछ है। तो आप इस तरह का जब समाज देखेंगे तो निश्चित रूप से वो एक सृजनात्मक माहौल होगा। उस समाज में रहिए, अपने आसपास के वातावरण। आप रायबरेली में भी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास बहुत उच्च कोटि के संस्थान हैं, एम्स जैसे, निफ्ट जैसे और RGIPT जैसे, FGIT जैसे कई ऐसे उच्च कोटि के संस्थान हैं। इसी रायबरेली से ही संघ शिक्षा अकेडमी है, कई ऐसे संस्थान हैं जो जिन संस्थानों से बच्चे IIT और मेडिकल जैसी परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करके अपनी सीटों को सुरक्षित कर रहे हैं। तो ऐसे कई संस्थान हैं। अपने आसपास ऐसा सृजनात्मक माहौल बनाइए, लोगों से सृजनात्मक बातें करिए। जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे ऊपर हैं, वो निश्चित रूप से इतने उच्च कोटि पे हैं कि हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि वो हमें मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। हमारे बीच के छोटे भाई बहन जो हैं उनको मार्गदर्शन दें, उनको पथ में अग्रसरित होने दें, जिससे कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकें जैसे भारत के निर्माण की चेष्टा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है, अब्दुल कलाम जी ने की है। और जो हमारे महापुरुष अभी नहीं रहे, केवल उनकी दिव्य आत्माएं हमारे आसपास हैं, ऐसे लोगों ने जिस भारत की परिकल्पना की है, हमारा युवा उस भारत को बनाने में बिल्कुल से आगे बढ़े। हमारा एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहाँ पे केवल हम अपने लिए ना सोचकर सबके लिए सोचें। हम बी की भावना में जिए, आई की भावना में ना जिए, हम की भावना में जिए, मैं की भावना में ना जिए। तो हमारे युवाओं से और बड़े लोगों से यही निवेदन है कि आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का ऐसा संवर्धन करें कि आपका बच्चा समाज निर्माण में, देश के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग करे। और मैं अपने छोटे भाइयों से, अपनी बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं, अपार क्षमताएं हैं। आप उन क्षमताओं को पहचानिए, उन क्षमताओं को सही दिशा में लगाइए, पथ भ्रमित मत होइए, कहीं बाहर की पश्चिम संस्कृति को मत अपनाइए। हमारी संस्कृति इतनी उच्च कोटि की है, जिस संस्कृति को अपनाने के लिए लोग आतुर दिख रहे हैं, तो अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरों की संस्कृति मत अपनाइए। मैं अपने छोटे भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा और बड़ों से आशीर्वाद की परिकल्पना करूंगा। बस इसी के साथ जय श्री राम। और आप लोगों और आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जितने भी हमारे भाई बांधव जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया है, मैं उनको कोटिशा धन्यवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ऐसे ही दैदीप्त मान्य होते रहें और आगे आने वाले समय में आप ऐसे ही समाज को नई दिशा देते रहें। मैं ABVP को और भाई अंकित शुक्ला जी को एवं उनकी पूरी टीम को, प्रांत को, अवध प्रांत को, सबको मैं इस चीज़ को देना चाहता हूं। अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए, अपने देश के फौजी भाई, युवा साथियों के लिए जय हिंद बिल्कुल करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष भर भारतवासी को गर्व होना चाहिए कि आज हम भारत में ऐसी हमारे पास सेनाएं हैं जो विश्व में किसी को भी मात देने की बिल्कुल काबिल हैं। तो ये हमारे युवाओं की वजह से, युवाओं की शक्ति को पहचानिए और एक ऐसे माहौल का बिल्कुल एक एका का माहौल बनाइए कि जिसे सब लोग अपने को अच्छे से महसूस करें और अच्छे से रहें। आप लोगों से यही निवेदन है। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।